नमस्कार। बिहार में इस वक्त जिस तरह से चुनाव मैदान में तमाम उतर चुके, कल तो लग रहा था जैसे बिहार के आसमान पर उड़न खटोले हों, क्योंकि अब तमाम गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, फिर राहुल गांधी, तेजस्वी, तमाम लोग आसमान से उड़ के बिहार की ज़मीन को आंक रहे हैं, उतरते हैं, नए नए वादों के साथ हैं। लेकिन सबको मालूम है कि ज़मीन क्या बीज है, ज़मीन में उससे फसल कैसे होगी, ये सिर्फ बारिश हो सकती है। बारिश भी इसको मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इस बारिश से कई बार बिहार की फसलों पर कोई अंतर पड़ा नहीं है। हम लोगों के साथ हैं अभय कुमार जी। बिहार को अगर आंकड़ों से समझना हो तो मैं मेरी समझ से कहता हूँ कि अभय कुमार उन सब में बेहतर आदमी हैं जो ज़मीन पर भी रहते हैं और आंकड़ों की दुनिया में बहुत ही इस बाजीगरी को पहचानते हैं कि बिहार में क्या हुआ है। हम लोग ये तो बता देते हैं आपको कि बिहार में ये हो गया है, ये हो रहा है, लेकिन उसका जब ये बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा कैसे हुआ था, और उस सब आंकड़ों को वो अब संभालते हैं कि आने वाला क्या होने जा रहा है। और चूंकि ये आंकड़ों पर होता है तो अक्सर अभय कुमार सही उतरते हैं, ये मेरा है। और आप लोगों ने उनको मेरे साथ बहुत बार देखा होगा, चाहे धीरेन्द्र सीधी लकीर विद धीरेन्द्र में देखा हो या यहाँ देखा हो। चलिए आज उन्हीं के साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभय जी, आपने अपना समय निकाला, चूंकि इस वक्त तो आप बिहार को खूंद रहे हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे पहला वर्ड आप अपने से बताएं तमाम दर्शकों को न्यूज़ पॉइंट के, कि पहला वर्ड बिहार के चुनाव को इस समय क्या आपको अंतर दिख रहा है पहला वर्ड के तौर पे? जी देखिए, जहाँ तक बात रही पुडीर साहब कि अगर इस सिलेक्शन को 2025 के विधानसभा चुनाव को देखें तो एक बहुत बड़ी बात है। एक बहुत बड़ी बात है बिहार के चुनाव में, जैसे 2015 में विधानसभा चुनाव हुए, 2020 में यह चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर हो रहा है। कैसे हो रहा है? अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो एनडीए, अभी की जो एनडीए गठबंधन है, जिसमें भले चिराग पासवान साहब नहीं थे, मोर और लेस यही थे, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं थे, लेकिन एनडीए ने 127 सीटों पर बढ़त 127 सीटें जीती थी। 2 सीटें इंडिपेंडेंट को था, 125 सीटें पार्टी वाइज जीती गई थी, 2 सीटें इंडिपेंडेंट, इनके द्वारा सपोर्टेड इंडिपेंडेंट लोग चुनाव जीते थे। और मैं बताऊं कि लोकसभा चुनाव में भी उन सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जितनी सीटों पर जीती थी, इंडिपेंडेंट के इंक्लूडेड, उतनी सभी सीटों पर, उन सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव में भी 24 उन्होंने बढ़त बनाया था। एकदम 19 तमाम सीटों पर? यस यस, उससे ज्यादा बनाया था, लेकिन 127 सीट पर तो बनाया ही था, जिस सीट पर 2020 के असेंबली पोल में एनडीए अभी के, मतलब जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान नहीं थे, उसमें 125 सीटें पार्टी वाइज जीती गई थी और 2 सीटें ऐसी थी जो कि इंडिपेंडेंट लोग इनके सपोर्ट से जीते गए थे, 127 सीट। और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन 127 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाया है। यह सबसे बड़ा पहला तो फैक्ट है, जो कि किसी भी मीडिया हाँ, मैंने कहीं आपको नहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 174 सीट पर एनडीए ने लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाया है। 174 सीट पर, 62 सीट पर 62 सीट पर महागठबंधन ने बनाया है, 7 सीट पर पप्पू यादव ने, 4 सीट पर, 1 पर इंडिपेंडेंट ने बनाया है और 2 पर एआईएमआईएम ने बनाया था। तो यह है लोकसभा चुनाव का असेंबली वाइज बाइफर्केशन। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या एनडीए के पक्ष में आया है या क्या विपक्ष में गया है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। एनडीए के पक्ष में मैं ये आता देख रहा हूं कि चिराग पासवान पिछले बार 135 असेंबली सीट पर खुद से चुनाव लड़े थे और 23,86,000 24 लाख से थोड़ा ही कम वोट लिए थे। और दिल्ली के पत्रकार लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली के पत्रकार लोग ज्ञानी होते हैं भाई, हम लोग यहाँ के आदमी हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 33 सीट पर एनडीए को उन्होंने हरास किया था, एनडीए हारी थी। लेकिन नहीं, मेरा जो आकलन है, मैंने जो आकलन नहीं किया है, मैंने जो डेटा वाइज निकाला है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 28 सीटें एनडीए उनके कारण हारी थी, जिसमें 22 सीटें आरजेडी जीती थी और 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी। 22 सीटें आरजेडी और 6 सीट कांग्रेस पार्टी जीती थी। मतलब कि अगर हम इसको भी ऐड कर दें तो लगभग 153 सीट का आंकड़ा जाता है। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम इस सब बातों को देख ले तो 2020 में जो पॉलिटिकल पैटर्न बिहार का था, जो 24 का था, उसमें मैं थोड़ा ही अंतर देख रहा हूँ। थोड़ा अंतर, जो एक बेसिक अंतर आ जाता है, जैसे एक समय के साथ 6 महीना 1 साल के अंदर में कुछ न कुछ तो परिवर्तन आता है, लेकिन मिनिमम परिवर्तन आता है। ऐसा नहीं कि एक लैंडस्लाइड परिवर्तन जैसे 2014 में हुआ, कि मतलब 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, लालू यादव अलग रहे थे, बीजेपी अलग लड़ रही थी, एनडीए। लेकिन 2015 के असेंबली पोल में क्या हुआ कि लालू जी, नीतीश कुमार, कांग्रेस पार्टी एक आगे, मतलब लैंडस्लाइड परिवर्तन आया कि 14 में कुछ और इक्वेशन है, 2015 का कुछ और इक्वेशन है।
वैसा इक्वेशन इस बार कुछ नहीं है, लगभग सब कुछ वही है। बस उपेंद्र कुशवाहा आ गए, चिराग पासवान आ गए, उनका भी एक वोट शेयर है, आप मानना पड़ेगा कि उपेंद्र कुशवाहा का भी ठीक ठाक वोट है। मैं ज़्यादा नहीं वोट बना रहा हूँ, लेकिन इतना वोट जरूर है कि वीडी गौड़ जब मतलब कम सीट का जो मार्जिन वाला जो सीट है वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण है, चिराग पासवान भी महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से मैं बता रहा हूँ कि एनडीए को अगर ओवरऑल देखा जाए तो एनडीए को मैं ज़्यादा कंफर्टेबल मानता हूँ। फिर मैं एक बात बोल करके मैं फिर आप के पास आऊँगा, एनडीए ने कुछ जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है उसमें मुझे डीप डाउट है। एनडीए ने कुछ जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया है वह डीप डाउटफुल है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनडीए के लिए वही है। जी देखिए, बहुत ही खूबसूरती से आपको लगता है तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर हो जीतेगा कौन। ये हम लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं ये मेरे लिए भी बहुत दिलचस्प है। मैंने आपको कहा कि मैं अभय जी से जब भी बात करता हूं तो मुझे, वैसे तो वो पूरे देश के चुनाव पर नज़र रखते हैं, लेकिन बिहार के तो मैं उनको मास्टर कहता हूं, जादूगरी। और ये तो हम लोग 14 को फिर आप जब आएंगे तब भी बात कर लेंगे, क्योंकि अगर आंकड़ों में गलती होगी तो वो तो पता चलेगी। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है कि 150 से 153 सीट वो कह रहे हैं, और मैं बीजेपी के लोगों से जब बात कर रहा था, उन लोगों से जो चुनाव हैंडल कर रहे हैं, मैं उन लोगों से नहीं जो सड़क पर बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से बात कर रहा था जो जिनके पास एक एक सीट की रिपोर्ट है, जो अपडेट है, वो लगभग 160 से 65-70 सीटों के बीच में अपने आप को रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभय जी लगभग उनके, अभय जी का डाटा कह रहा है कि उनकी जो हवाई नहीं है। लेकिन अगर हम लोग शुरुआत करते हैं इस पूरे चुनाव को, अब अंदर की तरफ चलते हैं, चुनाव के अंदर जाते हैं। जन सुराज पार्टी को सबसे बड़ा, मतलब इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा गिमिक कहा गया था कि साहब इस पूरे चुनाव को जन सुराज पार्टी, और चूंकि उसने 4000 किलोमीटर की यात्रा भी की, और चूंकि उनके समर्थकों ने, जैसे याद होगा केजरीवाल के साथ बहुत सारे मिथ गढ़े गए थे जब वो आए, तो उसी तरह से जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर के साथ बहुत सारे मिथ गढ़े गए कि इन्होंने साहब 14 में मोदी को बना दिया, फिर इन्होंने नीतीश कुमार को बना दिया, और फिर आखिर में ममता बनर्जी। तो जो आदमी अपने झोले से निकाल के जीत दे देता है, वो अपने झोले में अपने लिए जीत निकाल पाएगा कि नहीं? देखिए, मैं बताऊं कि 2014 में हमारे गुरुदेव योगेंद्र यादव जी भी, जो बहुत बड़े, कहा जाता था कि भारत के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, तो वो गुड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। लगभग 78,000 वोट आया, जमानत नहीं बचा पाए थे। एक मिनट में आपको बता दूं दर्शकों को, आपको शायद रोकना जरूरी, लेकिन ये योगेंद्र यादव जी इनके गुरु हैं, और ये कई बार कहते हैं, मतलब ऐसे ही नहीं कह रहे मजाक में, वाकई इन्होंने उनके साथ काम किया और उनसे सीखा, तो इसीलिए कह रहे। तो आपके गुरु जी 78,000, बिल्कुल 78,000 वोट आया था उनको। बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट माने जाते थे, कहा जाता था, बड़े बड़े पत्रकार, मतलब इंडियन एक्सप्रेस उनको छापती थी कि ही इज द बेस्ट सेफोलॉजिस्ट इन इंडिया, और वो अपना चुनाव लड़े, 78,000 वोट लाए थे। किसी तरह जब जमानत तो नहीं बच पा, मैंने बुरी तरह, मैंने अब उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, 78,000 उनको वोट आया था। तो कहने का अर्थ, देखिए, जन सुराज की जहाँ तक बात की जाए तो जन सुराज इन्होंने को ऐसा लगा कि जन सुराज को मैं पूरी तरह अरविंद केजरीवाल के पैटर्न की पार्टी मानता हूँ। इन्होंने भी वही लगा कि चलो भैया, एक समय, लंबे समय की बात है कि मैं इन दोनों पार्टी के बीच में अपना स्पेस बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, बल्कि मैं कुछ इसको और रूप में मानता हूँ, इस रूप में कि जब इनको, प्रशांत किशोर जी को ऐसा लगा कि अब मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, अब मैं स्टेट में अगर जाऊंगा, अब मैं कुछ नया करने के लिए नहीं है, तो उन्होंने देखा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने पार्टी बना लिया। मेरा तो ये मानना है, क्लियरली मेरा मानना है, मैं उनके सामने भी बोल दूंगा और प्रूव भी करूंगा कि जब आपके पास कुछ अन्य देने के लिए नहीं था, कुछ और पार्टी आपको नहीं बुलाने की स्थिति में थी कि नहीं भैया अब इनकी यूटिलिटी समाप्त हो चुकी है, इनकी यूटिलिटी की जब मिनिमम पर आ गई है, तब इन्होंने देखा कि अब मैं अपनी कैसे प्राथमिकता बनाए रखूँ, तो उन्होंने पार्टी बना लिया। तो इस कारण से आया। अब मैं बताऊं कि इसमें कोई शक नहीं, एक चीज उन्होंने मीडिया से जरूर सीखा था कि इससे पहले कि दोनों दल, कांग्रेस वाली टीम या फिर बीजेपी वाली टीम, इससे पहले कि मार्केट में आए, इससे पहले कि चुनावी मैदान में आए, उससे पहले ही हम अपना इतना, मतलब एक बड़ा एक अपना ऑरा बनाने का प्रयास करते हैं। और उनको पता था कि जब ये दोनों दल आ जाएंगे तो फिर पूरा मीडिया स्पेस है, पूरा लोग का जो अपना मेंटालिटी स्पेस वही कैप्चर करेंगे। तो इससे पहले कि ये दोनों दल चुनावी मैदान में आए या राजनीतिक मैदान में आए, मैं अपना पूरा कैप्चर, उनका आदमी का माइंडसेट कैप्चर करने का प्रयास करता हूं। तो इस कारण से उन्होंने चुनाव के बहुत पहले उन्होंने कुछ इस प्रकार की बातें करनी शुरू कर दी कि मैं ऐसा कर रहा हूं, तो ताकि शुरुआत के दिनों में, आज से अगर 2 महीना पहले चले तो लग रहा था प्रशांत किशोर ये बिग फोर्स, मैं नहीं मान रहा था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि प्रशांत किशोर ये फोर्स क्यों लग रहा था, क्योंकि उस समय आरजेडी या जो बड़ी, जो जनाधार वाली आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, कोई भी पार्टी मैदान में थी नहीं, सब अपने अपनी काम कर रही थी। तो इस कारण से उनका ऐसा लग रहा था कि उनका एक ऑरा है, उनका एक मासवेस है। लेकिन
अब मैं बताऊं कि जैसे ये दल आए हैं, जैसे दल ये सीरियसली जब चुनाव मैदान में जैसे आए हैं, उनकी हकीकत यह है कि उनकी कोई स्पेस उनके पास नहीं बचा है। मैं बताऊं कि उनके कैंडिडेट्स लोग की स्थिति यह है कि इंडिपेंडेंट, जैसे एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उसे थोड़ा बेटर मान लीजिए, बस मिनिमम या उसी के इक्विवेलेंट या थोड़ा बेटर। मैं एक बात और आपसे बताना चाहूंगा कि अगर एक खुद भी कहीं से चुनाव लड़ते, या तो तारापुर से सम्राट चौधरी के खिलाफ लड़ जाते, राघोपुर से लड़ जाते तेजस्वी के खिलाफ, या बांकीपुर पटना में मेरे समझ से अगर वो हमको अपना एडवाइजर रखते तो मैं कहता कि सर बांकीपुर जो पटना का लोकसभा विधानसभा सीट है वहां से लड़िए, आप चुनाव जीतिएगा नहीं। लेकिन इससे क्या होगा कि एक आपको दूसरे पैदान पर तो इसलिए आ जाइएगा, दूसरा पैदान यहाँ ओपन है, नितिन नवीन के खिलाफ कोई दूसरा कैंडिडेट है ही नहीं, बस मिनिमम 10-15 हज़ार वोट लाता है, वहां पर आप दूसरे पैदान पर आ जाइएगा। उसके बाद क्या होगा कि पटना शहर में जब आप है तो एक माहौल आपके पक्ष में बनेगा, सारे चैनल्स आपको कैप्चर करेगी, सारे जगह आपकी मतलब ये होगी यू विल बी डिस्कोर्स। तो उस कारण से आपके कैंडिडेट्स को एक पैरेलल, एक प्रकार का एक मोमेंटम मिलता, जो इन्होंने चुनाव नहीं लड़के सारे कैंडिडेट्स को कमजोर कर दिया है। अगर आज मैं एक वोटर हूं, मैं वोट करूंगा 6 तारीख को, अगर मुझसे अगर आज कोई इनके जनसुराज पार्टी का कोई उम्मीदवार आकर के बात करेगी सर मुझे वोट दीजिएगा, मेरा पहला सवाल होगा कि भाई आपका नेता चुनाव लड़ रहा है जो आप हमसे आए वोट मांगने, आपका नेता चुनाव जब फाइट नहीं कर रहा था आप क्यों आ गए? तो कहने का अर्थ है कि जब इन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया उसके बाद से ही उनकी स्थिति, सारे कैंडिडेट्स काफ़ी उनका मतलब उनका मोरल डाउन हो गया। वो मतलब मिनिमम एक चुनाव प्रचार, चुनाव में एक अपना एक मतलब वो हिस्सा बन रहे हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं चुनाव लड़ नहीं रहे, चुनावी रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं। जब इतना उन्होंने किया है, रैली किया है, उन्होंने टिकट लेकर के सब कुछ किया है, तो एक रणनीति का हिस्सा बन रहे हैं। और भविष्य के लिए कि अभी इस विधानसभा चुनाव में अगर हम उतना अच्छा नहीं भी कर पा रहे हैं तो चलो भैया भविष्य में हमारी एक मान पॉलिटिकल स्पेस मेरा ओपन होगा। इस कारण से मतलब कि अब उनका यही बच गया है। मैं एक बात बताऊंगा, फिर मैं पुनीर साहब के पास आऊंगा कि आपको याद मैं कराऊंगा कि 2013 में शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने हेड ऑन कोलिजन किया था। अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ते या किसी अन्य सीट से और नॉन सीट से चुनाव लड़ते तो शायद उनकी पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन उन्होंने सीधा हेड ऑन कोलिजन किया कि चलो मैं जीतूंगा हारूंगा लेकिन बस उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और देखा कि आपने उनका क्या हुआ। तो कहने का अर्थ है कि एक मोमेंटम जो अरविंद केजरीवाल ने अपने कैंडिडेट्स को दिया, अपने पार्टी को दिया, वह कैंडिडेट वो मोमेंटम खड़ा करने में मतलब प्रशांत केजरीवाल के पास मौका था जो कि उन्होंने नहीं किया। इस कारण से उनके कैंडिडेट्स लोग भी कमजोर पड़ गए हैं, पार्टी भी कमजोर पड़ गई है, पार्टी के पास तो कोई जनाधार या अभ्यस्त था भी नहीं, और जो कुछ बन सकता था वो भी मतलब अब वो भी कमजोर हो गया है। जी मैं इसको थोड़ा सा और मुझे लगता है जैसे वैसे तो लोग कह रहे हैं कि 20-21 सीटों पर शायद उनके उम्मीदवार कुछ वोट को लेके आएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। वो 20-21 सीटें अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी भी उन सीटों को लेके सावधान है, कोशिश कर रही है। और चूंकि जनता में तो ये भी बात आती है, देखिए एक बात आप लोगों को सुनना होगा कि लोग आजकल खास तौर से यूट्यूब की दुनिया में, तो सोशल मीडिया की दुनिया में आप देखें अफवाहें जो हैं सच्चाइयों से ज़्यादा होती हैं। और कई बार तो ये कहा जाता है कि सारा झूठ मिलके सच को काट देता है। तो वो हम लोग ये देखते हैं। अब एक बड़ी अफवाह तो तमाम आप सड़क पर जाएंगे तो सुनेंगे कि अमित शाह जी ने कह दिया है कि बैठो, तो वो बैठ गए। मतलब ये बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि इस तरह की चीज़ों का जो बैकग्राउंड होता है, उसकी कहानियाँ किसके पास सही होती हैं और किसके पास झूठ होती हैं। लेकिन अगर हम देखें 20-21 सीटों पर ये कहा जा रहा है कि वो अभी भी उनके कैंडिडेट, चाहे वो स्थानीय कैंडिडेट होने की वजह से या फिर जाति का कुछ मतलब साउंड उम्मीदवार उन्होंने खड़ा किया इसकी वजह से है। लेकिन मैं इसमें जो आपने कहा कि वो खुद नहीं लड़ रहे, उसमें सिर्फ इसलिए जोड़ देता हूँ कि ये हम लोगों की एक साइकी भी है शायद। अभय जी आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे या नहीं, कि हम लोगों की जो वॉर स्ट्रेटजी रही है, जो हिंदू वॉर स्ट्रेटजी के बारे में, और उसके बहुत बार लिखा गया, बहुत अच्छी किताबें उस पर लिखी गई हैं, उसमें से ये कहा जाता है कि हमारी वॉर स्ट्रेटजी है, हमारी जनता उसी को नायक मानती है जो सीधा जाके लड़ता है। युद्ध में हार जीत से, मौत और जिंदगी से ज़्यादा वो उस नायक को चुनती है। जो आज भी हम लोग पृथ्वीराज चौहान, हेमू, राणा सांगा, सबके नाम लेते चले जाइए आप, वो तमाम लोग हैं जो खुद लड़ रहे थे। जबकि इस्लामिक जो वॉर की पत्ती, चाहे वो टर्किश हो, चाहे अरबिक हो, चाहे उसमें हो, उसमें पीछे खड़े होकर वॉर देखते हैं। तो मुझे लगता है शायद इस वजह से भी जनता जुड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक बात और अपनी कि अगर अरविंद केजरीवाल 2013 में शीला दीक्षित चुनाव हार गए होते, जो उन्होंने जीत गया, तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी भले कुछ दिन सर्वाइव करती, उनका पॉलिटिकल डेथ हो जाता।
तो कहने का अर्थ है कि एक रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क के लिए के प्रति आगे बढ़ना पड़ता है। तो अरविंद केजरीवाल ने ऑरा तो बहुत बड़ा बनाया, इसमें कोई शक नहीं। सॉरी, प्रशांत किशोर ने बिहार में बहुत बड़ा ऑरा बनाया, लेकिन मतलब कि लेकिन जब उस फाइनली जब हिट करने का समय आया तो पीछे हट गए। और ऐसे लोगों को जनता कतई पसंद नहीं करती। और आपने जो 21 सीट की बात कही, मैं तो इस बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन 5-6 सीट ऐसी होगी, मेरा मानना है कि 6 लगभग 10 से कम 7-8 सीटें होगी। 10 तक भी मैं आप चूंकि 21 बोल रहे हैं, आपकी बात को काफी सीरियस नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली जो बात कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों के जो उन लोगों से, उन लोगों को लगता है कि हम 20-21 सीटों पे इनके मार्जिन को, वो जीतने की किसी ने नहीं कहा, एक भी आदमी नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि इनके पास जमानत कितनी सीटों पे बिचेगी, ये भी नहीं कोई कह रहा। सिर्फ वो सीटें हैं जहां शायद इनका मार्जिन जीत हार को प्रभावित कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो कुछ होगा ही, ऐसा बिल्कुल सीट आएगा। इनके पास 4-5 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पहले से पूर्व के विधायक है, वो नंबर 2 पर भी आ सकते हैं, नंबर 1 पर भी आ सकते हैं। ऐसी बात नहीं, 2-3 सीटें ऐसी है। मैं नाम लेके नहीं बोलूंगा, इसलिए नाम लेके नहीं बोलूंगा क्योंकि एक प्रकार का मैसेज वहाँ के इसके वोटर्स को देना होगा कि चलो भैया ये लोग बोल रहे थे, चलो उस कैंडिडेट के प्रति मैं अट्रैक्ट हूँ। ऐसा मेरा इरादा नहीं है। मेरा यही कहना है कि उनके 2-3 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पूर्व एमएलए रहे हैं, जिनका अपना मास में से दे एंड पुट गुड फाइट, वो अच्छा फाइट भी दे रहे हैं और अच्छी स्थिति में भी रहेंगे। लेकिन उसे प्रशांत किशोर का मैं कोई असर नहीं देख पा रहा हूँ। प्रशांत किशोर अपने आप को खुद भी असर की है, चुनाव न लड़ करके या फिर अभी जो औरा बना है उसमें उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। जो एक सवाल है, चूंकि बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर एक बड़ा, ये माई समीकरण में अगर कोई है तो वाई जितना है उससे ज़्यादा माई है ना, माई ही वहाँ है। और ये बात मैं देख रहा था, अलग अलग जगह पर जाता हूँ तो देखता हूँ कि मुस्लिम वोटर्स के बीच में एक तरफा जो है ये इधर की तरफ, अभी मैं सीमांचल की तरफ मैं नहीं गया हूँ, अंदर नहीं घुसा हूँ तो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आपने इस पूरे हिस्से को देखा और यहाँ AIM भी है। शुरुआत में लग रहा था कि जब AIM के लोग बैंड बजा के उनके घर घुटने टेक के भीख मांगते हुए वोटों की कि भाई सीटों की दे दें, इसी अंदाज में मैं कह रहा हूँ, कोई अपमान के अंदाज में नहीं, इसको राजनीतिक भाषा में यही कहा जा सकता है। क्योंकि जब अख्तरुल ईमान नाचते गाते वहाँ गए, आबला पा हम भी आते नाचते गाते, ऐसा करके जब हमको याद है अपने उनका कि किस तरह से ओवैसी साहब आए और उन्होंने पहला बयान, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अलग अलग जगह सांसद पहुंचे तो पहला बयान ही ये दिया गया था कि साहब हम जो है किसी भी कीमत पर महागठबंधन के साथ रहेंगे, हम उनको हराने का श्रेय, अपना कलंक अपने माथे नहीं लेंगे। लेकिन उनको ना तो सुना गया। लेकिन अब जब उस समय चुनाव उनका बैठ रहा था, अभी मुझे लगता है कई सीटों पर उन्होंने दोबारा से कुछ ऐसा रिगेन, तो आप इसमें ओवरऑल आपका क्या है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक AIM की बात रही, तो मैं एक बात बताना चाहूँगा जो शायद मीडिया में किसी से नहीं बोला। अभी तक AIM का पहले के आंध्र प्रदेश और अभी के तेलंगाना जो उनका बेस स्टेट है, वहाँ पर मैक्सिमम 7 सीट उन्होंने जीता है। कभी भी 8 सीट पर नहीं गया, 7 सीट वो जीत पाए हैं अभी तक। AIM का इलेक्ट्रॉन पूरे हिस्ट्री की बात करें तो 7 सीट से ज़्यादा कहीं नहीं जीता है। 2 सीट उन्होंने महाराष्ट्र में जरूर जीता है मैक्सिमम तक, और 7 MLA तक बने हैं। लेकिन मैं बताऊं कि उनका इरादा है कि बिहार में 8 सीट जीत करके वहां से बड़ी पार्टी बिहार में बने, इसके लिए वो राजनीति कर रहा है। पिछले बार 5 सीट भी जीत गए थे। तो देखिए इसमें क्या है कि मैं बताऊं कि AIM इज गोइंग टू बी मे बी ए बिग फैक्टर, हो भी सकता है कैसे, और मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूँगा। देखिए विगत चुनाव में 2020 में वो 20 सीट पर चुनाव लड़े थे। एक सीट किशनगंज विधानसभा सीट की बात किशनगंज छोड़ दे तो 5 सीट जीते थे और 14 सीट पर उनका जमानत जब्त हो गया था। तो मैं बताऊं कि या तो उनका जमानत जब्त हुआ था या सीट जीते थे। कहने का अर्थ है कि देखिए मुस्लिम लोग का टैक्टिकल वोटिंग, मैं इसके लिए उनको अप्रिशिएट करता हूं, अप्रिशिएशन भी मैं कर रहा हूं कि इतना टैक्टिकल वोटिंग और उनको पूरा जानकारी होता है। जैसे 1 नंबर की सीट को, इस सीट को जीत रही है ये, और बगल वाले सीट पर उनका जमानत हो रहा है, फॉरफिट हो रहा है। कहने का अर्थ है कि इस बूथ पर उनको मैक्सिमम वोट पड़ा और इस बूथ पर जस्ट सटे हुए उसी गांव के हिस्से में जस्ट बगल वाले बूथ पर उनको एक भी वोट पड़ना मुश्किल हो रहा है। कहने का अर्थ है कि दिस इज द टेक्निकल वोटिंग ऑफ मुस्लिम वोटर्स। इस आधार पर मैं बात करना चाहूँगा। एक चीज़ और मैं बात करूँगा, जब मुस्लिम वोटर्स की बात करूँ
तो मालेगांव धुले लोकसभा सीट की काफ़ी चर्चा हो रही है कि धुले लोकसभा सीट अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, धुले लोकसभा सीट बीजेपी लगभग 4000 वोट से चुनाव हारी है और 6 विधानसभा सीटों में, धुले लोकसभा सीट में 6 विधानसभा की सीटें हैं। 1,89,000 वोट बीजेपी ने 5 विधानसभा सीटों में आगे बढ़ ली थी और मालेगांव सेंट्रल विधानसभा सीट पर 1,93,000 वोट ली थी कांग्रेस पार्टी ने और वो सीट वो जीत गई। लेकिन दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मालेगांव सेंट्रल में जिस पर 1,93,869 वोट आया था कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाद, पूरे 6 महीने बाद, 20 तारीख को, 20 मई या जून को वोट हुआ था, 20 नवंबर को, पूरे 6 महीने बाद उसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी को 7527 वोट आया है। 1,93,869 वोट पाने वाली पार्टी को 6 महीने बाद 7527 वोट आया है, जमानत जब्त हुआ, तीसरे मैदान पर आई है। कहने का मेरा मतलब यह है कि मुस्लिम आर हाईली स्ट्रेटेजिक वोटर्स, वो लोग कब वोट करना है, किसको वोट करना है, कैसे वोट करना है, इस पर वो लोग की मतलब उन लोग का स्टडी करना चाहिए और काफ़ी अच्छा स्टडी है, मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ। मैं एक बात और बताऊँ फिर मैं इधर आऊँगा। यहाँ धुबरी लोकसभा सीट है असम में। एक मिनट में, मैं पहले उसी पे, धुले बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो फिर हुआ क्या? ये तो वोट चोरी का आरोप इनको लगाना चाहिए था, लगारी कांग्रेस हो, जबकि इनको लगाना। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि देखिए, 1 नंबर पर अगर असेंबली पोल जो हुआ जिसमें कि इनको 7527 वोट आया है, 1 नंबर पर आई है AIMIM, 2 नंबर पर ISLAM, इस ISLAM नॉट इस्लाम, उसका पूरा इस्लाम ही हुआ लेकिन उसका कुछ और मीनिंग है, पूरा कुछ और है। ISLAM करके एक पार्टी थी, उन दोनों के बीच में 95% के आसपास वोट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। कांग्रेस पार्टी को 3.13% वोट आया है, 7527। अब समझ आइए कि 6 महीने पहले 1,93,869 वोट पाने वाली पार्टी 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव में 7527 वोट आता है, जमानत जब्त होता है। समझ आइए यह है वोटिंग पैटर्न ऑफ मुस्लिम वोटर्स और मैं उनके लिए अप्रिशिएट करता हूँ। आई एम अप्रिशिएटिंग फॉर दैट। उसके बाद में आइए धुबरी में, धुबरी लोकसभा सीट है असम। धुबरी में 2009, 14, 19 में बदरुद्दीन अजमल साहब अच्छे मतों से चुनाव जीतते हैं, लेकिन इस बार 92.1% वोट हुआ है और मैं बताऊं कि 11 विधानसभा की सीटें हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब एक भी सीट पर आगे नहीं रहे हैं, सभी सीट पर पिछड़ गए हैं, मुश्किल से जमानत बचा पाए हैं, मुश्किल से जमानत। सबसे बड़ी हार शायद वहीं हुई है, रिकॉर्ड सुन लीजिए, 10,12,000 वोट से ज्यादा वोट से हारे हैं। मैंने वहां पर अकीबुल हुसैन कांग्रेस पार्टी के 10,12,000 वोट से अधिक वोट से जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के 1/3 सांसदों, माने उनका जो वोट का जो मार्जिन है, कांग्रेस पार्टी के 34 सांसदों, जो कि कांग्रेस पार्टी के 1/3 सांसदों से अधिक का जो विनिंग मार्जिन जो कंबाइंड है, उससे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते हैं, उससे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीते हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने न उनको नेता बनाया, डिप्टी नेता बनाया, कुछ भी उनको मैंने पद नहीं दिया है। तब जबकि 34 सांसदों के मार्जिन से ज्यादा का मार्जिन उनको आया है धुबरी के MP को, फिर भी कांग्रेस पार्टी नहीं बनाया है। तो यह शोक करता है कि कैसे मुस्लिम बड़े ये करते हैं, टेक्निकल वोटिंग करते हैं। 9, 14, 19 तीनों बार बदरुद्दीन अजमल चुनाव जीतते हैं, इस बार भारत में सबसे अधिक वोट से चुनाव हारते हैं। ये कैसे हो रहा है? कहने का अर्थ है कि टेक्निकल वोटिंग इसी को कहते हैं। मेरे पास और भी कई एक उदाहरण है, चलिए मैं आगे बताऊंगा। तो मैं आगे, अब बिहार पर हम आते हैं। तो देखिए ऐसा है कि चलिए बिहार पर अभी ये गोपालगंज में बाईपोल हुआ, गोपालगंज के बीजेपी के MLA का निधन हो गया था, बाईपोल हुआ। उनकी पत्नी MLA के कैंडिडेट थी। कांग्रेस ये महागठबंधन के कैंडिडेट उस सीट पर 1800 वोट से हारे हैं। बीजेपी लगभग 2000 वोट से, 1800 से 2000 वोट से उस सीट गोपालगंज की बाईपोल जीती है। और मैं बता दूं कि AIMIM ने 12,214 वोट लिया है। अगर इसको वोट को वहाँ ऐड कर देते हैं तो वहाँ बीजेपी बड़े हार जाती, अच्छे ढंग से हारती, लेकिन सिर्फ AIMIM कैंडिडेट के कारण वो चुनाव मतलब बीजेपी जीत गई है। तो कहने का अर्थ है कि देखना है कि इस चुनाव में कैसे आता है। आसान नहीं है, आसान नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी को कोशिश करनी चाहिए थी, या इन लोगों को कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई उनको कैसे अलायंस में लिया जा सके, एक अलायंस करने का प्रयास किया जाना चाहिए था। इन लोगों ने उसको पूरी तरह नकार दिया है। तो कहने का अर्थ है कि देखना है कि इस बार किस रूप में आगे बढ़ता है। मेरा तो मानना है कि जिन सीटों पर वैसी के कैंडिडेट अच्छे पोजीशन बनाएंगे चुनाव जीतेंगे, मेरा ये मानना है। भले मैं 2020 के पैटर्न को देखिएगा, या तो चुनाव जीतेंगे या मतलब उनको वोट ही नहीं पड़ेगा, जमानत उनका जब्त होगा। वैसा ही कुछ इस बार भी होगा, कुछ सीटों पर जीतेंगे, कुछ पर जमानत भी जब्त होगा। तो देखते हैं किस रूप में आगे बढ़ रहा है। मतलब ये बहुत बड़ा कम्प्लेक्स स्थिति होगा। AIMIM ने सबके लिए कम्प्लेक्सन की स्थिति खड़ी कर दी है। देखिए एक चीज़ मुझे, मैं पहले भी आप लोगों के साथ, दर्शकों के साथ जो
हम लोगों को देखते हैं उनको शेयर कर चुका हूं कि तेजस्वी की वजह से ही ये गठबंधन में एआईएमएम शामिल नहीं हो पाए महागठबंधन में, क्योंकि राहुल की उम्मीद ज़रूर रही होगी और मुझे लगता है कि आने वाले किसी स्टेट में हम ये गठबंधन ज़रूर देखेंगे कि एआईएमआईएम के साथ राहुल गांधी मंच साझा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने केरल में मुस्लिम लीग के साथ उनको होते देखा है और इस क्रम में कांग्रेस की जिस तरह के बयान है वो मुझे लगता है कि वो उस तरफ जाते भी हैं। लेकिन जो मुस्लिम वोटों का पैटर्न है इतने बेहतर तरीके से अभय जी ने समझाया कि मुझे भी कई चीज़ें बहुत ही मतलब टैक्टिकल वोटिंग किसको कहते हैं ये बात इससे समझ में आती है। नहीं तो हम लोग इतना ज़्यादा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं पत्रकार कि टैक्टिकल वोट अब दो बातें और सुन लीजिए। जैसे रामपुर में 3 इलेक्शन हुआ, 19 में, 22 में और 24 में, ये बाई राइट। 19 में 59% वोट हुआ है, 22 में 31% वोट हुआ है और इसमें 62% वोट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ के मतदाताओं को पता था, क्लियरली बताऊँ, मुस्लिम मतदाताओं को पता था कि बाईपोल में चुनाव हरा देंगे, जिता देंगे, कोई असर नहीं है। चुनाव जीत भी गए तो कोई असर नहीं, हार भी गए तो कोई असर नहीं है। तो 2019 में 59% वोट हुआ है, 22 में 31% वोट हुआ है, फिर 24 में 62% वोट हो गया है और बीजेपी चुनाव हार गई है। कब वोट पैटर्न हुआ, कब वोट हुआ तो बीजेपी जीती, लेकिन ज़्यादा वोट हुआ तो बीजेपी हार गई। मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखना चाहूँगा। सागरदिघी विधानसभा सीट है वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद जिले में मुस्लिम बहुल सीट है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि वह सीट कांग्रेस पार्टी आखिरी बार 1972 में जीती थी, 1972 में आखिरी बार। लेकिन 2021 में जो एमएलए जीते, 23 में उनका निधन हो गया। ही इज फ्रॉम टीएमसी, वो टीएमसी के थे। बाईपोल हुआ तो आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी वो सीट जीत गई। उस मुस्लिम बहुल सीट को बीजेपी के बारन विश्वास से जीत लिया। 46% वोट आया। जो है विधानसभा के 2021 में 18 या 19% वोट आया था, 46% वोट लगा उन्होंने सीट जीता बारन विश्वास से। कांग्रेस पार्टी का एक भी एमएलए नहीं था, तो फिर कांग्रेस पार्टी का सिंगल एमएलए बने थे वो, मतलब वेस्ट बंगाल के असेंबली में। यह बात अलग की है कि चुनाव जीतने के लगभग 100 दिन के अंदर में ममता बनर्जी उनको फिर अपने पार्टी में शामिल कर लिया और फिर कांग्रेस पार्टी शून्य पर आ गई। तो कहने का अर्थ मुस्लिम बहुल सीट पर एक गैर मुस्लिम कैंडिडेट को, देखिए कैसे होता है उनका वोटिंग पैटर्न, कि एक मुस्लिम बहुल सागरदिघी विधानसभा सीट पर जो कांग्रेस पार्टी ने 72 के बाद कभी नहीं जीता, 23 में बाईपुल में जीतती है, बारन विश्वास जीतते हैं। और क्या होता है, भले ममता बनर्जी उसको पार्टी में शामिल कर लेती है, लेकिन देखिए मुस्लिम का वोटिंग पैटर्न मतलब शो करता है। इसीलिए हम एक कहा, अगर कोई कहे कि मुस्लिम के वोटिंग पैटर्न को मैं स्टडी कर लिया, पढ़ के समझ लिया, तो खैर रिजल्ट ही बताता है और एक हमेशा एक अंदेशा बना रहता है कि किस तरफ का किस करवट लेगा, यह एक हमेशा अंदेशा बना रहता है। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, मेरा व्यक्तिगत है, आप माने या ना माने, वैसी साहब का एक दूरदृष्टि भी है, वैसी साहब की नजर है कि अगर मेरा पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो किशनगंज लोकसभा सीट पर उनकी नजर है। हाँ, ये बिल्कुल नई बात बता रहे हैं। किशनगंज लोकसभा सीट पर उनकी नजर है। मैं बता दूं कि किशनगंज लोकसभा सीट पर 89 में एमजे अकबर जो वरिष्ठ पत्रकार है, एमपी बने थे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, राजीव गांधी के मित्र थे। 89 में एमजे अकबर जो वरिष्ठ पत्रकार है, राज्यसभा के सांसद है, मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत कुछ उनके साथ बातें जुड़ी हुई है, मैं उन बातों पर नहीं जाऊंगा, लेकिन वो यहाँ से एमपी बने थे। मैं एक बात बताता हूँ कि उनकी नज़र किशनगंज सीट पर कुछ इस तरह से टिकी हुई है कि अगर अच्छा परफॉर्मेंस आता है तो देखिए वो क्या करते हैं। उनके घर में भी कई एक लोग हैं, छोटे भाई को भी अब हमारे विधानसभा में रहते रहते क्या लोकसभा में भेजने की इच्छा है, क्या है, कैसे है, उस पर मैं एक बात बताना, मेरी मानना है कि उनकी नज़र किशनगंज लोकसभा सीट पर टिकी हुई है। और देखिएगा आने वाले समय में अगर इस बार अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो 29 के लोकसभा चुनाव में, अगला लोकसभा चुनाव जब भी होगा, देखिएगा किशनगंज लोकसभा सीट पर कहीं उनके परिवार का कोई कैंडिडेट न बन जाए, मुझे तो इसकी उम्मीद है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ इसी में मैं पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार का मुस्लिम वोटों में एक असर हुआ करता था, ऐसे कहते हैं लोग, मैं उनका चूंकि वोटर, लेकिन आपको लगता है कि इस बार एक भी वो उनका जो है मतलब एक साइजेबल अमाउंट जो उनका साथ में था उसमें से कुछ परसेंट उनको मिलेगा, या पूरी तरह से अब ये मान चुका मुस्लिम की वो उनके लिए बिल्कुल एकदम मायावती की तरह हो चुका? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि मुस्लिम वोटर्स का अगर आप एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड कोई ऑफिशियल उनकी बात छोड़ दे तो मुस्लिम वोटर्स उनकी कोई अब असर नहीं रह गई है। बीच में उन्होंने मोदी का विरोध किया था, इस कारण से 2012-13 में उन्होंने मोदी का विरोध किया था, इस कारण से मुस्लिमों में उनका अच्छी पकड़ थी। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिनों में अगर आप मुस्लिम को बात मान करके चले तो मुस्लिम के बीच में उनकी कोई ऐसी पकड़ रह नहीं गई है। उन्होंने भले उनके लिए मोदी के या बीजेपी के प्रति जितनी नफरत है उतनी न हो, लेकिन उन्होंने जब पॉलिटिकली उनको लगभग बराबर के मान के चल रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि अगर आज भी नीतीश कुमार अगर इस खेमे में आ जाए,
अगर नीतीश कुमार किसी कारण उछल करके फिर इस खेमे में अगर आ जाते हैं पोस्ट पोल में, अब तो खैर इलेक्शन बन चुका है, तो पोस्ट पोल में आ जाते हैं तो फिर मुस्लिम के नेता बन सकते हैं। लेकिन मुस्लिम के नेता नहीं, मतलब मुस्लिम के नेता करेगा तो मुस्लिम के मतलब कि उतना उनको, मतलब मैं यही बता रहा हूँ कि उसमें उनके मन में, मुस्लिमों के मन में उतनी नफरत नहीं है जितनी बीजेपी के प्रति है। तो कहने का अर्थ है कल के डेट में अगर वो साइड चेंज करते हैं तो फिर ही कैन बी एस्टेब्लिश्ड विद मुस्लिम, मतलब वो तब हो सकता है। अब आते हैं कि क्या लीडरशिप का आपको क्या दिखता है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, मैं मतदाताओं में घूम भी रहा हूँ, सड़क पे भी घूम रहा हूँ। अलग बात है कि आजकल लोग यूट्यूबर्स को जो है बहुत सारे इतने घुस गए, तो उनको लगता है पहला सवाल कि आप कौन सी पार्टी को जिताने आए हैं, वो यूट्यूबर से ही पूछ